केदारनाथ सिंह आधुनिक हिंदी कविता के सर्वाधिक समीक्षित और चर्चित कवियों में अग्रणी हैं। उन्होंने हिंदी काव्य को एक सर्वाधिक नया और मौलिक मुहावरा दिया है जिसमें ठेठ देसीपन है, और इसीलिए वो हमें अपने निकट का और परचा हुआ मुहावरा भी लगता है। उनका जन्म बलिया जनपद के चकिया गांव में 1934 में हुआ। उच्च शिक्षा बनारस में संपन्न हुई। वहीं से 64 में उन्होंने पीएचडी की डिग्री ली, जिसका विषय था आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान। उनका पहला कविता संग्रह 1960 में छपा। उसी वर्ष तीसरा सप्तक के सहयोगी कवियों में शामिल हुए। उन्होंने गोरखपुर, पडरौना और बनारस के कई महाविद्यालयों और गोरखपुर विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। वे सन 76 से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। उनकी प्रकाशित कृतियां हैं अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहां से देखो, अकाल में सारस, प्रतिनिधि कविताएं, उत्तर कबीर और बाघ। बाघ पर बात करने के लिए हमने इस दौर के चर्चित आलोचक सुधीश पचौरी और कवि केदारनाथ सिंह को आमंत्रित किया है। समकालीन हिंदी कविता में आप एक प्रमुख हस्ताक्षर की तरह स्वीकृत किए गए हैं। साहित्य अकादमी ने आपको नवाजा है। दयावती मोदी सम्मान से आप नवाजे गए हैं। जो अकाल में सारस संकलन है आपका, उसे अकादमी ने नवाजा। उसके बाद आपके 2 संकलन आए, एक उत्तर कबीर और एक बाघ। इस किताब के बारे में ये कहना चाहिए कि जब से ये पुस्तक आई है तब से लोग लगातार इस पर ध्यान दिए हुए हैं। इसे कई तरह से पढ़ा जा रहा है और उसका कारण यह है कि आप जैसे कवि जो ज़्यादातर कोमल कल्पनाओं के कवि माने गए हैं, ज़्यादातर मृदुता के कवि माने गए हैं और एक हद तक एक लिरिकल स्वभाव आपका माना गया है, वहाँ अचानक बाघ को आपने कविता के केंद्र में ला दिया। और इन कविताओं को पढ़ते हुए बार बार ये लगता है कि आपने एक बहुत बड़ी शिफ्ट हिंदी कविता में और अपनी कविता के भीतर भी पैदा की है इस कविता के जरिए। ये एक लंबी कविता है, 21 कविताएं। आप चाहें तो इकट्ठा पढ़ लीजिए, आप चाहें तो अलग अलग करके पढ़ लीजिए। आपने भूमिका में ही लिखा है कि ये जो बाघ का विचार है कविता में, ये अचानक कुछ क्रीड़ा की तरह, शिशु क्रीड़ा की तरह कौंधा। जरा ये बताएं कि ये अचानक क्या हुआ कि सारस को छोड़ के, नीम को छोड़ के, वसंत को छोड़ के आप अचानक बाघ में आ गए। मुझे ये लगता है कि एक मेरा सरोकार हमेशा रहा है, अपने तरीके से रहा है, और पहले कुछ कम आया होगा, बाद में आया होता गया। वो है लोक साहित्य। बाघ के कई रूप हैं जिनमें लोक साहित्य में तो घुला मिला है, मौजूद है, पहले से कई स्तरों पर मौजूद है। लिखित साहित्य में पंचतंत्र उसका एक सब अद्भुत रूप है जहाँ बाघ है, और बाघ अनेक रूपों में है। ये जो बाघ का लोक परक चित्र है वो वैसे ही है जैसे बसंत है, जैसे हवा है, जैसे नदी है, जैसे पहाड़ है, वैसे बाघ भी है। बाघ एकदम इनसे कटा हुआ नहीं, उस पूरे प्राकृतिक परिवेश का एक बहुत ही अविच्छिन्न हिस्सा है बाघ। बाघ का एक इमेज हमने बाद में डेवलप किया है जो हिंसक है, और वो पशु पक्षी नरभक्षी भी होता है। ये मेरा ख्याल है कि बाघ का बाद में सभ्यता द्वारा निर्मित बिंब है, ये मुझे लगता है। लेकिन बाघ इस सभ्यता द्वारा निर्मित बिंब से पहले भी बाघ मौजूद था, और वहाँ उस जो प्राकृतिक सत्ता के रूप में है
तो उसकी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत पृथ्वी को है जितनी ज़रूरत मनुष्य की है या किसी अन्य चीज़ की है। बहुत अच्छा। इस रूप में मैं उसको देखना चाहता हूँ। मेरी कोशिश सभ्यता द्वारा निर्मित बाघ से के को चीर कर उसके परे जाने की थी, लेकिन सभ्यता इतना बड़ा आवरण है कि चीरना बहुत कठिन काम था। मैं नहीं जानता कि मैं उस चीर सका हूँ। कोशिश मेरी उस एसेंशियल बाघ को पकड़ने की थी। हाँ केदार जी, एक चीज़ बताइए, अक्सर आपकी कविताओं में खासकर ज़मीन पक रही है कि साथ जो एक नई बात शुरू हुई वो कविता में एक नैरेटिव पैदा करने की बात मुझे नज़र आती है। एक यानी इससे पहले आप अक्सर बिंबों में चीज़ों को कहते हैं, लेकिन अब आपने एक मिथकीय जगत में जाके उस मिथक को आप बिंब में लाते हैं और आप बार बार ये कहते हैं कि मैं एक बिंदु पर इस बाघ को कीलित नहीं करना चाहता, और इस वजह से कई तरह के बाघ यहाँ नजर आते हैं। अब इन 21 छोटी छोटी कविताओं में मैं पढ़ रहा था, एक जगह बाघ शहर में आता है, अखबारों में खबर आती है, लोगों को मालूम पड़ता है, लोग जिज्ञासु होते हैं, लेकिन शहर को विरक्त नज़रों से देखता हुआ जैसा था वैसा छोड़ करके बाघ चला जाता है। फिर एक बार हमें नज़र आता है बाघ पिंजड़े में नज़र आता है और अपने ही पुट्ठे के नमक को चाटता हुआ बेहद तल्लीन भाव से वो नज़र आता है। हमें अचानक बाघ पढ़ता हुआ नज़र आता है, हमें बाघ ट्रैक्टर से ईर्ष्या करता हुआ और एक बुढ़िया की बटुली में दाना बनता हुआ नजर आता है। मतलब ये जो एक तरह तरह का जो एक क्रीड़ा करतब है आपकी कविता में, ये बतलाएं कि ये जो क्रीड़ा का प्रवेश किया है आपने अपनी कविता में, खासकर बहुत ही फ्री प्ले है, बहुत ज़्यादा मुक्त भाव से आप गए हैं, इससे आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ मिली? बहुत एक दिलचस्प सवाल आपने पूछा। दरअसल मैं कहूँ कि इसमें मेरे भीतर कि वो शिशु कीड़ा भी रही होगी जिसको मैं बाघ के आलम्बन के जरिए जगा सका अपने भीतर, मैं ये कहूँगा। वो आपने पाठकों में भी जगा दी। हाँ, तो और शायद इसका श्रेय कुछ बाघ जैसा एक बाघ का जो मैं इस्तेमाल करूँ इमेज है, शायद उसका योगदान रहा होगा। लेकिन ये मेरी कोशिश बहुत, क्योंकि ये ख़तरा था इस तरह कविता में एक बहुत ज़बरदस्त निहित और आसन्न ख़तरा, जब इस तरह किसी बड़े रूपक को आप लेते हैं। उदाहरण मैं कहूँ जैसे वेस्टलैंड लिया इलियट ने, तो वेस्टलैंड को एक रूपक बनना था। इलियट सफल इसलिए होता है कि वेस्टलैंड को वो रूपक बनने से बचाता है। बड़ी कविताएं करते हैं, ये उस अर्थ में उतनी बड़ी कविता नहीं होगी, मैं वेस्टलैंड से नहीं तुलना इसे करना चाहूँगा, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता दूर दूर तक। लेकिन ये कोशिश एक लंबी कविता लिखते समय होनी चाहिए, और ख़ासतौर से तब जो उसके केंद्र में कोई एक इमेज हो, कि कविता ऐसा न लगे कि वो एक प्रतीक के इर्द गिर्द घूम रही है। प्रतीक कहीं ना कहीं ले जाके, जिसको किली शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है, वो केंद्रित कर देता है पूरी कविता को। बाघ को मैं चाहता था कि जीवन के विभिन्न संदर्भों में आवे और अलग अलग बाघ के रूप में दिखे, ये मेरी कोशिश थी। इस कोशिश के तहत मैंने उसको कीलित होने से बचाया। इसीलिए मैंने एक अलग अलग खंडों को अलग अलग शीर्षक भी नहीं दिया है। ठीक, 1 2 3 4 करके वो चलते हैं। ये उस कोशिश का परिणाम था। एक शायद ये भी था कि बाघ कविता के विभिन्न अंश अलग अलग समयों में लिखे गए। समय में बहुत लंबा अंतराल नहीं था, लेकिन एक आज लिखा गया, एक महीने बाद लिखा गया, 2 महीने बाद लिखा गया, इस तरह चलता रहा। ये प्रयास होता रहा है। इसके भीतर से ये बाघ का ये रूप पैदा हुआ। लेकिन मुझे एक और लगता है कि शायद हमारा समय 1998 में बातचीत कर रहे हैं, कविता 1996 में आई थी, लिखी थोड़ी और पहले गई थी, अंश बाद में उसे कुछ बदले भी। लेकिन हमारा समय शायद ऐसी कविता की मांग करता है जो कहीं एक बिंदु पर केंद्रित कविता न हो, उसके भीतर से अर्थ के तमाम धरातल निकलें और तह दर तह कह लीजिए एक कविता बने जिसमें जो समावेशी हो। जी, तो उस तरह से समावेशी बनाने की कोशिश थोड़ी बहुत मैंने की थी, और इस कोशिश से पैदा हुआ इसका रूपतंत्र जो आपके सामने है। आपने भूमिका में लिखा है कि हंगरी भाषा के कवि पिलिंस्की ने कुछ इस तरीके के प्रयोग किए थे और पशु जगत पर उनकी कुछ कविताएं थी। अचानक आपको लगा कि पंचतंत्र आपके यहाँ एक बहुत बड़ी गाथा है, लोक गाथा है, शिक्षा भी उसी में है,
मनोरंजन भी उसी में है और एक नितांत इनोसेंट, एक नितांत भूला संसार उसमें है। आपने जो पहली कविता आमुख लिखी है उसमें आपने एक बात कही है और मैं अपने शब्दों में कहूँगा कि मेरी जिह्वा पर इस वक्त जो झूठ है वो इस सदी का सबसे बड़ा सच है। यहाँ से आप आरंभ करते हैं, उसके बाद अचानक बाघ प्रकट होता है विभिन्न रूपों में। तो आप इस बाघ के चरित्र को जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी कविता में, एक पूरा का पूरा कैरेक्टर क्रिएट किया है आपने, ये सिर्फ प्रतीक नहीं है। तो इसके जरिए आप सोचना क्या चाहते हैं? माने आप क्या ये कह रहे हैं, जैसे एक जगह प्रसंग आता है कि एक वक्त ऐसा होगा कि जब बाघ नहीं होंगे और बाघ के बिना भी हमें रहना होगा अगली सदी तक। आप असली जगह पर उंगली रख रहे हैं और दरअसल बाघ लिखते समय कहीं न कहीं पर्यावरण में जो एक विक्षोभ है उसके भीतर से पैदा होने वाली समस्या भी मेरे मन में लगातार थी। अंतिम कविता भी इसकी पुष्टि करती है, पानी वाला प्रसंग जहाँ आता है। इसलिए जिस तरह से क्षरण हो रहा है सिर्फ बाघ का नहीं, बाघ के भीतर हमारे भीतर बाघ का, क्या बात है। तो वो मेरे दिमाग में कहीं न कहीं था। और ये जो लोप है एक चीज़ का, एक जीव का लोप मात्र नहीं है। मुझे लगता है कि अगर एक बाघ मारा जाता है तो बहुत कुछ हमारे साथ, हमारे भीतर का मरता है उसके साथ। और इसमें जो आसन्न खतरा है मानव अस्तित्व के लिए और जीव अस्तित्व के लिए, ये सारा कुछ नहीं थी इसमें। इसलिए इस अर्थ में मैं कहूँ कि ये ज़्यादा सत्तामूलक कविता है। बहुत अच्छा। और इस बिंदु तक ले जाने की मेरी कोशिश थी। कितना सफल हुआ नहीं हुआ दैट ए पार्ट, लेकिन कोशिश मेरी ये रही है। नहीं, आपने जो कोशिश की है वो एक बहुत, मैं ये कहूँगा कि ऐसी कोशिश है जिसको लोग सिर्फ ईर्ष्या से देख सकते हैं। अनेक कवियों के लिए ईर्ष्या का विषय हो सकती है। आपकी पहचान एक प्रकृति प्रेमी कवि के रूप में रही और शायद बाघ आपकी उस समूची काव्य यात्रा का एक तरह से विस्फोट है। अचानक बहुत सी चीज़ें आपने एक तरह से अपने एक ऊंचे बिंदु पर ला करके जैसे यहाँ पर कह दी। एक तो सुधीर जी, हम दोनों अध्यापक हैं जी। और अध्यापन की दुनिया में एक बहुत लंबे समय से एक चीज़ होती है जिसको प्रकृति चित्रण कहा जाता है। इससे ज़्यादा घटिया शब्द आलोचना में नहीं हो सकता। और प्रकृति चित्रण के नाम पर जिस तरह से व्याख्याएं होती रही हैं वो भोड़ी मुझे लगती है। प्रकृति को उस तरह न देखा जाता है, न प्रकृति को उस तरह चित्रित किया जाता है। प्रकृति का चित्रण नहीं होता, प्रकृति को हम जीते हैं, भोगते हैं। जैसे एक मित्र को हम अपने भीतर जीते हैं, वैसे मुझे लगा कि प्रकृति इस धरातल पर आनी चाहिए, उस चित्रण की सारी परंपरा को एक तरफ रखते हुए प्रकृति ध्वस्त करते हुए। मेरा ख्याल है कि बाघ में ये इसमें आ गई है। बाघ में मेरी कोशिश, प्रकृति अपने आप में एक समूचा चरित्र बन गई है, जीवंत चरित्र बन गई। तो ये मेरी कोशिश थी। जी। और वो इसके पीछे की पूरी परंपरा को अगर मैं किसी हद तक ध्वस्त कर सकूं तो ये कोशिश भी थी। मुझे कहने दीजिए कि इसमें अगर पर्यावरण के पक्ष में यदि आप न खड़े होंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदी में कोई दूसरा कवि खड़े होने का साहस कर सकेगा। मेरा ख्याल है कि बड़ा कंसर्न हमारा आज का है और दिनों दिन वो कंसर्न और ज़्यादा तकलीफ देर बनता जाएगा मनुष्य के लिए, जैसा कि हम जो देख रहे हैं। उस स्थिति में शायद बाघ एक छोटा सा काव्यात्मक विनम्र हस्तक्षेप है। केदार जी, जरा हमको एक दो कविताएं ज़रूर आप सुना दें। खासकर एक कविता तो वो सुना दें जहाँ शेर महाशय लोमड़ी से का कहरा पड़ रहा है। वैसे भी लोमड़ी और बाघ का संबंध तो बड़ा जाना पहचाना है, पुराना है। और लोमड़ी ज़्यादा चालाक मानी जाती है। जी। लेकिन यहाँ वो शिक्षिका है, शिक्षिका है और परेशान कर रही है। दिलचस्प यह है कि बाघ हर चीज़ लिख लेता है, एक पॉइंट पर रुक जाता है। मैं कविता पढ़ता हूँ। ये कविता का 9वां हिस्सा है। उस दिन बाघ को लिखना सिखाया जा रहा था। कहाँ, कौन सी पाठशाला में, ये बताना मेरे लिए मुश्किल है। काठ की एक बहुत बड़ी काली पटिया उसके सामने रखी थी जिस पर लोमड़ी ने कहा, लिखो ईश्वर। बाघ ने कुछ सोचा और धीरे से लिख दिया एक बहुत बड़ी चीख जैसा लंबा टेढ़ा मेढ़ा ई। लोमड़ी ने कहा, ठीक, अब लिखो श्व। बाघ पड़ गया मुश्किल में। उसके दाढ़ के नीचे कहीं दबा था श्व, जो निकल नहीं रहा था। लोमड़ी चिल्लाई, लिखो लिखो। बाघ उसी तरह रुका रहा और पटिया की कोर पर चुपचाप झुका रहा। लोमड़ी चिल्लाई,
श्व। मैं कहता हूँ श्व। इस बार बाघ ने कुछ कोशिश की, गला साफ किया और जैसे तैसे लिख दिया श। लोमड़ी ने सुधारा, पूरा नहीं, आधा, सिर्फ आधा लिखो श। बाघ कुछ देर काटता रहा, लिखता रहा, लिखता रहा, काटता रहा, फिर हार कर बोला, नहीं नहीं, मुझसे लिखा नहीं जाएगा। देर तक अख अख करता रहा बाघ। उसकी आंखों में एक अजब सी पीड़ा भरी चमक थी, जैसे लड़ते लड़ते पहली बार पछाड़ खा गया हो। क्या बात है। एक कविता आपकी और है, यहाँ तो आपने बाघ को बच्चा बना दिया, जो मास्टरनी लोमड़ी के हाथों पिटा ही नहीं है, बाकी उसके सारे कर्म हो गए हैं। लेकिन एक कविता और है, वो बड़ी अद्भुत कविता है इसमें, वो है कि जहाँ एक बच्चे का बाघ जो खिलौना है वो टूट गया है। हाँ, इस कविता में मेरे आदरणीय गुरुवत आले त्रिलोचन शास्त्री का नाम भी आता है और वो अचानक आ गया है, बल्कि इस पर कई पत्र मुझे क्यों आया, क्यों नाम क्यों ये आया, बात समझा दें। बहुत सारे त्रिलोचन पत्र जी हैं। आपके आसपास देखिए क्यों आ ऐसा जाते है कि खैर त्रिलोचन से मेरा संबंध जिस तरह का है, मैंने बहुत सीखा उनसे। जब कोई बहुत मुश्किल क्षण त्रिलोचन याद आते हैं, खासतौर से रचना के प्रसंग में। नहीं, इसका मतलब है कि त्रिलोचन जी मुश्किल हल करने वाले कवि हैं। मेरी बहुत सारी मुश्किलें हल की हैं, लेकिन मैं एक बात कहूँ आपसे कि समकालीन संदर्भों का या व्यक्तित्वों का हस्तक्षेप कविता में होना चाहिए। मैं कई बार चकित होता हूँ कि मिर्ज़ा गालिब ने बना है ऐश तजमुल हुसैन खां के लिए, दिया है खल को भी ताकि वह नज़र न लगे, बना है ऐश तजमुल हुसैन खां। अब इस पर बहस है कि कौन है तजमुल हुसैन खां कोई रहे होंगे जी, अचानक आ गए जी, और अच्छी खासी गज़ल के बीच में ऐसे आके बैठ गए, चट्टान की तरह को हटा नहीं सकता। इस तरह के हस्तक्षेप त्रिलोचन तो अपरिचित नहीं, जाने पर एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, वो आते हैं। मेरा ख्याल है कि एक मिथिकल जैसी लगने वाली कविता में समकालीन संदर्भ का हस्तक्षेप, इस रूप में मैं त्रिलोचन को लाता हूँ। मैं तो त्रिलोचन जी को मैं मिथ भी मानता हूँ। मेरे मानने को अर्थ नहीं। त्रिलोचन जी वो कवि हैं जो कवि से ज़्यादा बड़े मिथ हैं। बहरहाल उस रूप में भी त्रिलोचन को देखा जाता रहा है, लेकिन मेरे लिए एक जीवंत व्यक्तित्व है। जी, पहले सवेरे सवेरे एक बच्चा रो रहा था, उसके हाथ से गिरकर अचानक टूट गया था उसका मिट्टी का बाग, एक छोटा सा सुंदर बाग जो तारों से लड़ चुका था चांद और सूरज और समुद्री डाकुओं से। ठीक उसकी आंखों के आगे उसके हाथ से गिरा और खन्ने से टूट गया। और अब वो रो रहा था, क्योंकि अब वो हैरान था कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ कितनी आसानी से गिरी और टूट गई। सुनहली धूप में उसकी आंसू भरी आंखें अब भी टिकी थीं अपने गिरे हुए बाग पर कि अचानक उसे लगा कि बाग ज़रा हिला, अपने टुकड़ों के भीतर से तलमलाता हुआ उठा और देखते देखते छलांग लगा खिड़की से चला गया बाहर। अब क्या किया जाए, मैं सोच ही रहा था कि मुझे सड़क पर दिख गए कवि त्रिलोचन। मैंने कहा, शास्त्री जी, बच्चा रो रहा है, कुछ तो करना होगा। बोले, चलो ले आते हैं दूसरा बाग। मैंने कहा, नहीं, वह ज़िद पर अड़ा है, उसे चाहिए वही और सिर्फ वही बाग जो कि टूटने से पहले वो था। वे हिले, फिर उनकी आंखों में आ गई एक अद्भुत चमक। बोले, चलो वही लाते हैं। मैंने पूछा, वही कहाँ मिलेगा? मिलेगा, उन्होंने कहा, कहीं न कहीं किसी कुम्हार की आंखों में होगा ज़रूर, जस का तस। मैंने शक नहीं किया, हो लिया उनके साथ साथ। तब से कितना समय बीता, हम अब भी चल रहे हैं, आगे आगे कवि त्रिलोचन, पीछे पीछे मैं, एक ऐसे बाग की तलाश में जो एक सुबह धरती पर गिरकर टूट जाने से पहले वो था। इसमें जो समय को आप पढ़ रहे हैं, यानी जो टूट गया है वो दोबारा नहीं आ सकता, कुछ नया ही आएगा। और उधर त्रिलोचन जी को अगाध विश्वास है कि वो मिल जाएगा और कुम्हार की आंखों में मिलेगा। अगर कुम्हार के रूपक को हम रचनाकार का रूपक मान लें तो रचनाकार के पास ही वह मिलेगा जो कि टूटने से पहले वह था। जय रे। लेकिन केदार जी, आप
इसको कविता को लगभग एक निराशा में समाप्त करते हैं और शायद ज़्यादा सही करते हैं कि तब से अब तक हम चलते चले जा रहे हैं इस खोज में कि वो मिल जाए और वो नहीं मिल रहा है। तो क्या इसमें आप कविता के भीतर एक नए किस्म की एपिस्टेमोलॉजी? ऐसा है कि मैं दरअसल इसको एक अनवरत चलने वाले प्रयास, जिसको आप संघर्ष भी कह सकते हैं, के रूप में देखना चाहता हूँ। उस वहाँ तक पहुँचने के लिए एक प्रयास है। आप पूरे 50 साल के संदर्भ को याद कीजिए और प्रयास कहाँ ले जाता है। अगर इस रूपों को वहाँ तो खींचना हो तो खींच सकते हैं आप। कहीं न कहीं सारी ध्वनियाँ हैं और दरअसल मैं चाहता हूँ कि उस कविता को उस रूपक के भीतर ही देखा जाए। अगर रूपक कोई बनता है तो बहुत दूर तक खींचताक करने से कविता में अर्थ तो बड़े बड़े निकल आते हैं, लेकिन शायद कविता का मूल जो संवेदन तत्व है वो कहीं क्षरित हो जाता है। मगर ऐसी कविता जो हर बार एक वाक्य पर अटका ले और डिफाइन करने के लिए आपको बाध्य करे कि बताइए साहब इसका अर्थ क्या है, मैं उसे बड़ी कविता मानता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि आपकी कविता में लगातार जब जब पढ़ा है तब तब उसमें बराबर नए नए अर्थों की संभावना नज़र आई है मुझे। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता था आपसे, लगे हाथ हूँ। आपने एक कविता में इसी में कविता की संख्या भूल रहा हूँ मैं क्योंकि आपने शीर्षक नहीं दिए हैं और ये बहुत ज़्यादती की है, लेकिन शायद वो आपके हिसाब से वो ज़्यादती ज़रूरी थी कि एक जगह कहा है आपने कि इस देश ये कथाओं का देश है और जब बाघ को कहीं जगह नहीं मिलती तो वो कथाओं में चला आता है। तो मेरा ये कहना है कि जब कथा में भी जगह नहीं मिली, हिंदी में कोई कथा बाघ पर, शिकार कथाओं में पुराने कभी लिखा हो, किसी ने लिखा हो, वरना हिंदी का कोई कथाकार बाघ पर, विनोद कुमार शुक्ल ने जरूर हाथी पर चर्चा की है लेकिन बाघ पर कोई नहीं आया है। लगता है कि कथा में भी बाघ की जगह कम है और वहां से बेचारा परेशान होकर के वो आपकी कविता में आ गया है। ये जो कविता में आना है बाघ का, ये क्यों है? हाँ, एक यथार्थ और जो यथार्थ नहीं है, इन दोनों खानों को तोड़ती है कविता ये। और इस मानी में जो कथा में बाघ है और कथा में जो बाघ नहीं है, ये बीच का जो खाना है ये बहुत रियल खाना नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह के जो आसान खाने बनाए गए हैं और जिसके तहत बहुत कुछ हम डिस्कार्ड भी करते हैं लंबे समय से, कहीं एक मेरी कोशिश रही है कि वो भी समाप्त। जिस तरह से कहानियाँ इतिहास नहीं है, बाघ को लेकर असंख्य जो कथाएं हैं इतिहास नहीं है, लेकिन इतिहास से ज़्यादा रियल है वो। वहाँ बाघ जो मौजूद है मुझे उतना ही स्पंदित करता है जितना जी रियल बाघ करेगा। इसलिए मैं उस खाने को तोड़ता हूँ। और जब मैंने कहा कि झूठ मेरी ज़बान पर है और जो सबसे बड़ा सच हमारे समय का, तो कहीं नहीं सच और झूठ के बीच का वो फ़र्क भी मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। जो काम चलाऊ जो डिविजन्स उसके हैं उनको ख़त्म करना चाहता हूँ। इस पूरी कविता में वो कोशिश भी रही है। एक चीज़ और मुझे लगती है, आपसे मैं थोड़ा उसकी पुष्टि चाहूँगा कि कोई भी बड़ा कवि एक ऐसी सार्वभौमिक भाषा और एक ऐसे यूनिवर्सल मुहावरे की तलाश में रहता है जीवन भर, जो उसे अगर मिल जाए तो वो तर जाता है, जिसे कहते हैं तोष हो जाता है, उसकी वाणी को अभिव्यक्ति मिल गई, समझिए ऐसा हो। मुझे लगता है कि आप एक ऐसी क्लासिकी में, एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज में आने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ ये कविता बूढ़ा पढ़े, जवान पढ़े, बच्चा पढ़े, तीनों के लिए उतनी ही रंजक, उतनी ही दुख भरी और उतनी ही सुख भरी है। यानी एक ही वक्त में एक कविता है आपकी जिसमें शेर अचानक अपने वर्तमान से ऊब गया है, बाघ ऊब गया और वो अचानक खरगोश को सहलाने लगता है, खरगोश के रोए खड़े हो जाते हैं, उन रोओं को वो पढ़ने लगता है। एक मेटामॉर्फोसिस भी है बाघ की वहाँ। अच्छा, उसके बाद में वो उसे मारता नहीं है, खाता नहीं है। आपकी कविता में यह हिंसा न्यूनतम है। बाघ आता है, सुंदर दिखता है। आपने कहा है कि कविता सुंदर होती है और बाघ सुंदर है, और जब वो सुंदर है तो इसलिए उसका डर नहीं होगा। डर इसीलिए है क्योंकि बाघ को असुंदर। ये आपकी जो एक प्रतिरोधात्मक भाषा है, ये लगातार एक यूनिवर्सल भाषा की तरफ आप जा रहे हैं। यानी इन कविताओं को पढ़ते हुए मुझे लगता है कि अगर बच्चा भी पढ़ेगा तो उसे भी वही आनंद आएगा जो कि एक बड़े ज्ञानी को। एक बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं दरअसल इस तरह से, मुझे क्योंकि पत्र कविता को लेकर बहुत सारे मिले, लेकिन किसी बूढ़े का पत्र पता नहीं, उम्र क्योंकि उम्र तो कोई लिखता नहीं पत्र में तो पता नहीं चलता है। लेकिन सभी वर्गों को, मतलब सभी आयु वर्गों को
एक जैसा आनंद कविता देती है नहीं देती, इसके बारे में मुझे ठीक जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि दरअसल क्या है कि भाषा गढ़ते समय मेरे मन में मेरी मदद स्वयं बाघ ने की। क्या बात है। बाघ से जुड़ी हुई कथाओं ने की। इसलिए यहाँ भाषा का जो धरातल बना है, मुझे कई बार लगता है कि आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, इससे भाषा बनती है। अगर वो कथ्य आपके सामने है और मजबूत कथ्य बाघ जैसा, तो शायद भाषा को मोल्ड करता है और एक नया, आप यूनिवर्सल लैंग्वेज कह रहे हैं, वो किस हद तक बनी नहीं जानता हूँ, लेकिन भाषा को निर्धारित करता है वो काफ़ी हद तक। बाघ ने निर्धारित किया है। मेरी भाषा बाघ ने तोड़ फोड़ के एक अलग भाषा बना दी है। मैं ये कह रहा था कि इसमें रंजकता का भाव, आनंद का भाव, प्रसन्नता का भाव, एक प्रसाद गुण जो है ना कविता ये लगातार। और देखिए, आप कथा, वो बात रह गई, समय भी नहीं कि बात शायद लंबी कर सकें हम लोग, लेकिन कथानक वाली बात कही थी आपने, कथातत्व जो कविताओं में आया है, ये एक मेरी सोची समझी कोशिश है जो मेरी अपनी ज़रूरत के भीतर से, अपनी रचनात्मक ज़रूरत के भीतर से पैदा हुआ है। इससे मैं बात करने कोई तुक नहीं है, लेकिन जो अगला मैं कुछ सोच रहा हूँ, जरा इसे स्पष्ट कीजिए कि आपकी रचनात्मक ज़रूरतों में कथा कहना, ये क्या बात है? हाँ, ऐसा है कि एक इसकी बहुत बदमूल परंपरा हमारी पूरी संस्कृति में रही है। हम एक कथा तत्व जारी कहानी कहना इसमें उद्देश्य नहीं है, उस तरह से कहानी है भी नहीं, कथा उस तरह से नहीं है, बहुत विरल धागा है कथा का। ये जो एक लचीला ढांचा है कथा का, जो परिव्याप्त है हमारे पूरे संवेदन तंत्र में, हमारी जानकारी में, हमारे इतिहास, और उसको एक्सप्लॉइट करने की या उस जैसा कुछ निर्मित करने की कोशिश, मैं अगला जो काम कर रहा हूँ यहाँ डिस्कस करने का कोई तुक नहीं है, वो भी कुछ दिशा में है। लेकिन अगर वो बन सका, मैं नहीं जानता कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा, हमें उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ इसमें, आप हमारे समय में कुछ कमी ही है, लेकिन एक कविता तो मैं सुन के रहूँगा आपसे, और वो कविता है कि जब पाणिनि वैयाकरण अपनी कुटिया में बैठे हुए सूत्र बना रहे हैं, तब अचानक बाघ आ जाता है और दहाड़ देता है, और दहाड़ से उसके बाद क्या होता है। यानी ये पूरी कहानी इसमें है और सबक इसमें है, और सबक ये भी है कि भैया व्याकरण से जीवन नहीं चलता है, दहाड़ से ही जीवन चलता है। मित्रों, इस तरह ऋतु चक्र पूरा हुआ, और चक्र में सिर्फ एक गति होती है जो चलती ही रहती है निरंतर, चक्र के चक्र होने के विरुद्ध। अब इसमें बाघ आ गया तो आ गया, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता था सिवा गोली मार देने के, और वो मुझे मंजूर नहीं था, क्योंकि उसका आना एक सूचना है कि हवा भी है और पानी कहीं उसी तरह बह रहा है। क्या बात है। पर मित्रों, बाघ ही तो है। कहते हैं सदियों पहले वो एक शाम आ गया था वैयाकरण पाणिनि की भाषा की कुटी में। कोई टटका सूत्र किसी पुरातन भोजपत्र की गंध से उलझ गया था, जिसे सुलझाते हुए बैठे थे वे, कि बाहर सुनाई पड़ी गुर्राने की आवाज़। वैयाकरण ऋषि के लिए यह एक बिल्कुल नई समस्या थी, क्योंकि उनकी स्मृति में जितने भी सूत्र थे उनमें से किसी में वो आवाज़ अटती ही नहीं थी। सो वे बाहर निकले और बाघ की ओर उंगली उठाते हुए कहा, अशुद्ध, एकदम अशुद्ध। इसके बाद क्या हुआ? जनश्रुति यहाँ चुप है, पर उसमें एक बड़ा सा छेद है, जहाँ से एक तेज़ गुर्राहट के भाषा की उस कुटी में धीरे धीरे डूबने की आवाज़ देर तक सुनाई पड़ती है। अंत में मित्रों, इतना ही कहूँगा कि अंत महज एक मुहावरा है, जिसे शब्द हमेशा अपने विस्फोट से उड़ा देते हैं, और बच रहता है हर बार वही एक कच्चा सा आदिम मिट्टी जैसा ताज़ा आरंभ। क्या बात है। जहाँ से हर चीज़ फिर से शुरू हो सकती है, फिर से खड़िया ककहरा, फिर से गिनती 100 से शून्य की तरफ, सूर्यास्त से धूप घड़ी की तरफ समय फिर से। क्या बात है। यह फिर से ये नई एपिस्टेमोलॉजी जो कविता की वो आपने दी है। बेहद कठिन और बोझ भरी कविता है हिंदी की, इस वक्त बहुत बोझिल है। आपने उस कविता को इतना हल्का कर दिया है कि कविता बिल्कुल रुई के फाहे की तरह लगती है, लेकिन इतना मीनिंगफुल कविता को इतना सार्थक कर दिया है कि कोई भी उसे
पढ़ सकता है, समझ सकता है। और सबसे बड़ी बात कि उसमें रंजकता है, जो कि हिंदी कविता में इन दिनों शायद नहीं है। कुछ नागार्जुन में होगी, कुछ त्रिलोचन में होगी, और इस वक्त आपके इस संकलन में बाघ एक मनोरंजक चरित्र की तरह से आता है, एक समूचे जीवन की तरह से आता है, और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी टिप्पणी है ये। और ऐसी कविता लिखने के लिए जाहिर है कि सिर्फ धन्यवाद देना है, आपकी इस शाबाशियाँ। टिप्पणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी, और आपसे बातचीत बहुत सुखद रही, आनंद आया। धन्यवाद।